हेलो नमस्कार। आज हम सोशल साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है और आज से सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है इसको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का हम रिविजन करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चंस आए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लिए गए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ देखेंगे जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। स्टेटमेंट किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मेटरनिक का, ऑप्शन नंबर बी दिया है जोसेफी गैरिबाल्डी का, ऑप्शन नंबर सी दिया है नेपोलियन बोनापार्ट का, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑटो-आन बिस्मार्क का। तो हमें यहाँ पर बताना है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है। स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मेटरनिक का। यहाँ देखिए ऑटो-आन बिस्मार्क है, इनको जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय दिया जाता है ऑटो-आन बिस्मार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? ऑप्शन नंबर ए है विलियम प्रथम की, ऑप्शन नंबर बी है ऑटो-आन बिस्मार्क की, ऑप्शन नंबर सी है जोसेफी गैरिबाल्डी की, ऑप्शन नंबर डी है काबूर की। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑटो-आन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण था। कॉर्न लॉ क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। जो आयात अनाज थे, खासकर गेहूं पर जो कर लगाए गए थे, उसको हम जानते हैं कॉर्न लॉ के नाम से। तो उसको समाप्त करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या में वृद्धि। क्या जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, इस कारण से कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया। या फिर ऑप्शन नंबर बी है उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है कॉर्न आयात पर नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन डी है कृषि उत्पादों की अधिकता होने के कारण कॉर्न लॉ को समाप्त किया गया था। तो कृषि उत्पादों की अधिकता नहीं हुई थी, वहाँ क्या हुआ था, जो आयात अनाज थे जैसे गेहूं पर, खासकर गेहूं पर जो कर लगाए गए थे, उस कारण से यहाँ पर ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का जो उद्देश्य था वो रखा गया था। तो उसके लिए क्या था, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? ऑप्शन नंबर दिया है ए जाति व्यवस्था से, ऑप्शन बी दिया है सांप्रदायिकता से, ऑप्शन सी दिया है अस्पृश्यता से और ऑप्शन नंबर डी दिया है बाल विवाह से। तो जो जाति व्यवस्था से संबंधित है वो गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है, वो किससे संबंधित है? जाति व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा है। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा है। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा है। ये किससे संबंधित है? जाति व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो जाति व्यवस्था की समस्या थी उस पर इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी हुई? जो बेल्जियम के सामुदायिक सरकार था, वहां पर बेल्जियम की सामुदायिक सरकारों में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी की गई? सत्ता की साझेदारी किसके मध्य की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, यानी विभिन्न समाज में जो समूह थे उनके मध्य की गई थी। ऑप्शन नंबर बी दिया है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य की गई थी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकारों के मध्य की गई थी। तो हम जानते हैं वहां पर ब्रिटेन में सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता का साझेदारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में सत्ता की साझेदारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 में पूछा है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्थान को दिया गया था? 2023 की बात करेंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किस किस संस्था में दिया गया? ऑप्शन ए है लोकसभा में, तो लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, विधानसभा में दिया गया और दिल्ली विधानसभा में दिया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में दिया गया था महिलाओं को 33% आरक्षण। कब दिया गया? 2023 में, और अधिनियम था महिला आरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? जो सांप्रदायिकता है इसकी समस्या कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए में दिया है धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ऑप्शन बी दिया है किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? जब किसी धर्म को सांप्रदायिकता की समस्या जो है प्रारंभ कब होती है? जब किसी विशेष धर्म की ओर झुकाव हो जाता है, किसी धर्म की ओर लोगों का लगाव हो जाता है, यानी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है या किसी धर्म को आधार मान लिया जाता है, तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी राइट होगा। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होगी, या फिर किसी धर्म को अगर राजनीति से जोड़ दिया जाएगा तब भी सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। ए एवं बी दोनों ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में पूछा गया है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 7। तो भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, नेशनल पीपल्स हो गई, ये सभी जो पार्टियां हैं यानी ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पार्टियां। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 6 राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से संबंध लोकतंत्र का नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध यहाँ होगा? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तरदायी शासन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, ऑप्शन नंबर डी दिया है कानून के समक्ष समानता। तो लोकतंत्र का भाग नहीं है, यानी लोकतंत्र से संबंधित कौन नहीं है? उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ पर देखिए उत्तरदायी शासन ये सम्मिलित है, लोकतंत्र से संबंधित है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन भी संबंधित है, कानून के समक्ष समानता ये आर्टिकल नंबर 14 में दिया है। कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है। ये सभी इससे लोकतंत्र से संबंधित है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, जिससे हम सोपानी के नाम से जानते हैं, सोपानी खेती की जाती है? कौन से राज्य में सोपानी खेती यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए दिया है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी दिया है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी दिया उत्तर प्रदेश के मैदान में, ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तराखंड में। तो सोपानी खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है 1970 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1972 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1974 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1976 में। तो भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है? यानी जो झारखंड में स्थित है ये क्या स्थित, वहाँ क्या स्थित है? कोडरमा। ये किस निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोयले का, ऑप्शन नंबर सी दिया है लौह अयस्क का, ऑप्शन नंबर डी दिया है अभ्रक यानी माइका का। तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किसके अग्रणी उत्पादक के लिए जाना जाता है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 14 है काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता है? काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है मक्का, ऑप्शन नंबर सी दिया है कपास, ऑप्शन नंबर डी दिया है चावल। तो काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयपुरा
विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन से संबंधित नहीं है, यानी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इससे कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन से महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश में विकास हो रहा है, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ऑप्शन बी दिया औसत साक्षरता के आधार पर। ऑप्शन सी दिया स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त स्थिति के आधार पर। उपयुक्त सभी में से तो जो किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए और औसत साक्षरता होनी चाहिए। तो इन तीनों कारण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा, उपरोक्त स्थिति यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? दुग्ध उत्पादन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है द्वितीयक में, ऑप्शन सी है तृतीयक में, ऑप्शन डी है चतुर्थक में। तो हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी काम जो होते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जैसे दुग्ध उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, कृषि आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि और मछली पालन हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मछली पालन ये सभी आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? इसमें जो कच्चे माल होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कच्चे मालों का जो खनन होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सभी आएंगे तृतीय क्षेत्र में। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? ऋण का औपचारिक स्रोत में क्या शामिल है? ऑप्शन ए दिया बैंक, ऑप्शन बी दिया साहूकार, ऑप्शन सी दिया नियोक्ता, ऑप्शन नंबर डी दिया है व्यापारी। तो औपचारिक सोर्स में क्या शामिल है? बैंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी नोट को कौन जारी करता है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी दिया है भारत सरकार, ऑप्शन डी दिया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्यपाल। तो करेंसी नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोटों को जारी करता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में, 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है भारत का केंद्रीय सरकार यानी भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। अगर हमसे पूछा जाए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखेंगे विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? यानी विश्व के देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका कौन सा है निवेश करने का? ऑप्शन ए है नई कंपनियों की स्थापना किया जाता है, ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, ऑप्शन डी है विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना। तो यहाँ पर हमें बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है वो है यहाँ पर स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ये सभी हमने एसएसटी यानी सोशल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, जो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं और इन 20 क्वेश्चंस का हमने रिवीजन किया। और मोस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं आगे एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।